नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं एक ऐसा वीडियो को शूट कर रहा हूं जो कई स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज और फ़ोन कॉल और कई बार मैसेजेस आए हैं कि सर झारखंड एकेडमी काउंसिल जो अभी कोविड-19 की वजह से सिलेबस को थोड़ा कम किया हुआ है, तो उसमें से इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को हमें छोड़ना है। एग्ज़ाम भी सामने आ चुका है, करीबन 2-2.5 महीने बचे हुए हैं। तो आज उसी में हम जिक्र करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ना है। तो इसी रिगार्डिंग हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और ये सभी स्टूडेंट के लिए हैं, आइदर वो पीसीएम लेकर पढ़ रहे हो या पीसीबी लेकर के पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जिसका या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या जो स्टूडेंट आर्ट्स से पढ़ रहे हो उन सभी के लिए है जो कंप्यूटर अपना नहीं रखे हैं और अपना सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। हम बात करेंगे 12th क्लास में मुख्य रूप से 2 बुक है जिसको हम लोग फर्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में देखते हैं और सेकंड जो बुक है हमारा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। दोनों सब्जेक्ट का वेटेज 50-50 का है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सवाल जो आएंगे वहाँ से। अगर हम देखें फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट बुक का, जो बुक हमने अभी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर और पहला यूनिट के रूप में इंट्रोडक्शंस आता है। इंट्रोडक्शंस में हमें बेसिक चीज़ों को पहले समझना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर सवाल अगर फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट बुक का हो तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आखिर सेंट्रल प्रॉब्लम, आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक में, उसको हमें देखना है। थर्ड अगर हम देखें टॉपिक के रूप में तो हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ना है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ना है। ये बिल्कुल हम देखें तो यूनिट हमारा फर्स्ट जो है फर्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई भी चीज़ें छोड़ना नहीं। जो टॉपिक छोड़ना होगा मैं उस टॉपिक के बारे में बात कर लूँगा यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक हमें छोड़ना है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट जो हमारा है चैप्टर वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ये आपका टोटल 13 नंबर का मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे। देखते हैं इसमें हमें फर्स्ट जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके मीनिंग्स को पढ़ना है, क्या होता है ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी। किसके थ्रू? यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू हमें पढ़ना है क्या चीज़, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। 1 and 2 कम्युनिटी केसेस, और हमें 1 and 2 कम्युनिटी केसेस यानी सिलेबस को आप पहले देख लीजिए कि यही चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी चैप्टर का टॉपिक तो हमें डिमांड पढ़ना है। डिमांड का ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ना है। मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल क्या है, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये मूवमेंट अलोंग अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये भी नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ जियोमेट्रिक मेथड, ये आपको पढ़ना है। क्लियर है। थर्ड यूनिट में अगर हम देखें तो थर्ड यूनिट का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये आपका 23 मार्क्स का है। देखते हैं इसमें क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। तो आपका जो फर्स्ट इसमें चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स ऑफ अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है सप्लाई। सप्लाई के बारे में हमें पढ़ना है कि मार्केट सप्लाई क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, ये हमें पढ़ना है। बाकी जो हमारा नीचे आप देख रहे हैं ये क्रॉस किया हुआ है हमने, ये नहीं पढ़ना है। सप्लाई कर्व मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज एंड जियोमेट्रिक मेथड, ये आपको बिल्कुल छोड़ के चलना है, इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने बुक से, इसे आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जितना वेटेज आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट का है उतना ही वेटेज आपका इकोनॉमिक्स का है। इसे भी आप हल्के में लेकर के ना चलें, आपका ओवरऑल जो रिजल्ट बनता है इन सारे सब्जेक्ट का मार्क्स को जोड़ करके बनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो हमें कॉस्ट रेवेन्यू पढ़ना है। कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसका कि आपका कॉस्ट क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है, कर्व फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल एवरेज एंड
मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड देयर रिलेशनशिप, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एमसी एंड एमआर। ये आपका टोटल जो पढ़ना है आपका, इसमें अगर देखा जाए कि टोटल आपका 23 मार्क्स का है और इसमें केवल छोड़ना क्या चीज़ें हैं थर्ड यूनिट में, तो सिर्फ आप ये मान के चलिए कि आपका इस पोर्शन को केवल छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो फोर्थ यूनिट में हमें देखते हैं माइक्रो बुक का। इसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट के प्रकार को पढ़ना है हमें, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, और प्राइस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में। इसमें छोड़ना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना सिर्फ एक चीज़ है हमें, और इसमें टोटल आपका जो मार्क्स आएगा 10 मार्क्स का, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स का है। और सिर्फ आपको पढ़ना क्या है इसमें, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कंप्लीट कर लिए तो यूनिट 4 से आपका 10 नंबर श्योर रखा हुआ है ना। अब हम सेकेंड बुक की बात करते हैं, जो हमारा पार्ट सेकेंड है, वह बुक जिसे हम लोगों ने माइक्रो पढ़ा था। मैक्रो की बात करेंगे हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट के चैप्टर में हम लोग देखते हैं, जो पहला चैप्टर यहाँ पे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट्स। इसमें अगर हम बात करें चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ना है हमें, वो हमें पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी, किसके आधार पर, एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के आधार पर हमें जीडीपी पढ़ना है और जीएनपी पढ़ना है। ध्यान रहे, हमें क्या नहीं पढ़ना है, एनडीपी नहीं पढ़ना है और एनएनपी नहीं पढ़ना है, यह भी हमारा एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पर, तो इसे नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी ग्रॉस और नेट के आधार पर था, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये चैप्टर को हम, ये टॉपिक को हमें नहीं कवर करना है, इसे क्रॉस कर दीजिएगा, इसे नहीं पढ़ना है ना। नेक्स्ट जो है हमारा वो मेजरमेंट ऑफ इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आखिर नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड इसका क्या है, इनकम मेथड क्या है। उसी के साथ एक टॉपिक लगा होगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकेंड का। तो यूनिट सेकेंड में हमें जो यूनिट सेकेंड है उसका चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमें पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड, हमें छोड़ना है, उसे हमने क्रॉस किया हुआ है, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट, इसे हमें छोड़ना है ना। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है इसमें प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिन, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमें इसका मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यह भी हमें नहीं पढ़ना है, टू सेक्टर मॉडल भी नहीं पढ़ना है। ये हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, राइट। नेक्स्ट हमें टॉपिक क्या कवर करना है इसमें, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, ये हमें कवर करना है। लास्ट जो इसमें टॉपिक हमें मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो इसमें हमें नहीं पढ़ना है इस चीज़ को, इस टॉपिक को हमें नहीं कवर करना है ना, ध्यान देना है इस चीज़ को। नेक्स्ट यूनिट हमारा है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से हमें सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक कवर करने हैं, मनी क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका इवोल्यूशन और फंक्शंस क्या है, और कॉमर्शियल बैंक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों अगर कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। इसका मीनिंग और फंक्शंस को हमें देखना है, और ये यूनिट थर्ड हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है। इसमें रिसेंट जो रिफॉर्म्स आए हैं इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में, इसे आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत डायनेमिक पोर्शंस होता है, इसलिए सरकार जैक बोर्ड ने भी इसमें हटा दिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ यूनिट गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसमें से हमें गवर्नमेंट के बजट को पढ़ना है, मीनिंग जानना है, इसका क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट का, भारत सरकार या राज्य सरकार की जो बजट पास होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीव्ड रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एंड कैपिटल, प्लान एंड नॉन प्लान डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट पढ़ना है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डिफिसिट बजट, ये हम तीनों को पढ़ना है और तीनों का मीनिंग को जानना है और इसका इम्प्लीकेशंस के बारे में भी देखना है। हमें रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट
और प्राइमरी डिफिसिट के मीनिंग और इम्प्लीकेशंस को नहीं पढ़ना है, इसे क्रॉस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डिफिसिट, यह भी नहीं पढ़ना है। डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, यह भी हमें नहीं पढ़ना है। तो हमारा फोर्थ टॉपिक हो गया, फोर्थ यूनिट हो गया। अब हम देखते हैं कि फिफ्थ यूनिट जो है मैक्रो में, ये हमें बिल्कुल भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इस यूनिट को बिल्कुल क्रॉस करके चलिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में BOP भी बोलते हैं, इसे नहीं पढ़ना है। इसका जो भी टॉपिक है इसे क्रॉस कर दीजिए। इसमें हम लोग को पढ़ना था वैसे आप फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, इसका मीनिंग फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बारे में, मेरिट्स और उसके डेमेरिट्स के बारे में पढ़ना, नहीं पढ़ना है, छोड़ो। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसका क्या होता है, मीनिंग, कंपोनेंट्स क्या था, और लास्ट में पढ़ना था ए ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रिसेंट एक्सचेंज रेट इशूज। तो हमें बिल्कुल इस यूनिट को क्रॉस करके चलना है। +2 के स्टूडेंट, जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं +2 का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची बोर्ड से जो भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो ये हमारा रिड्यूस किया हुआ जो सिलेबस कोविड-19 की वजह से, तो इतना सारा आप सिलेबस को कवर कर लीजिए। आपका 12th का जो इकोनॉमिक का पोर्शन है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका 100 मार्क्स का चैप्टर है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसे अच्छा से कवर करते हैं तो 100 में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका ओवरऑल बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।